नमस्कार। आज तारीख है 2 जनवरी 2026 शुक्रवार। आज हम कैलेंडर के एक बहुत ही कह सकते हैं आम से दिन 3 जनवरी की गहराई में उतरने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत है वो दिखाते हैं कि ये कोई आम दिन है नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस तारीख में कोई खास बात है, एक तरह की विद्रोही ऊर्जा। विद्रोही ऊर्जा, ये दिलचस्प है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही पता लगाना है कि कैसे एक ही तारीख बार बार क्रांतियों की कहानी सुनाती है। चाहे वो भारत में शिक्षा के अधिकार की क्रांति हो या फिर पैसे की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली कोई तकनीकी क्रांति। बिल्कुल। हम अक्सर तारीखों को बस घटनाओं की एक लिस्ट की तरह देखते हैं, लेकिन जब उन्हें एक थीम के तहत देखें तो पैटर्न उभरने लगते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? हम अपनी पड़ताल भारत से ही शुरू करेंगे, सावित्रीबाई फूले से। फिर हम तकनीक की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि एप्पल और बिटकॉइन ने कैसे चीजों को बदला। और वहां से इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हाँ, जहां विचारों और सीमाओं की लड़ाइयां लड़ी गईं। तो चलिए भारत की एक ऐसी हस्ती से शुरू करते हैं जिनकी वजह से आज भारत की तस्वीर कुछ और है। 3 जनवरी 1831 सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। भारत की पहली महिला शिक्षक। बिल्कुल, हम सब उन्हें इसी रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। और आज भी महाराष्ट्र में इस दिन को बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये सुनने में एक सीधी साधी जानकारी लगती है, पर उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा कदम था। ये एक सामाजिक भूकंप जैसा था। हमें 1848 के भारत की कल्पना करनी होगी। एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर महिलाओं के लिए घर की दहलीज ही उनकी दुनिया थी। शिक्षा तो बहुत दूर की बात थी। बिल्कुल, अपनी राय रखने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे में खास तौर पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना, ये सिर्फ पढ़ाना नहीं था, ये धर्म और जाति के ठेकेदारों को सीधी चुनौती थी। सुना है उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा था। हाँ, उन पर पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंका गया, लेकिन वो रुकी नहीं। उनका काम सिर्फ साक्षरता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की नींव रखना था। ये भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। और कमाल की बात यह है कि इसी तारीख का रिश्ता भारत के एक और दूरदर्शी व्यक्ति से है, लेकिन उनका मैदान बिल्कुल अलग था। आप सतीश धवन की बात कर रही हैं? हाँ, 3 जनवरी 2002 को उनका निधन हुआ था। इसरो के साथ तो उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का वास्तुकार माना जाता है। पर उन्हें प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान का जनक भी कहते हैं। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये इस बात का विज्ञान है कि हवा या कोई भी तरल पदार्थ किसी तेज रफ्तार चीज जैसे रॉकेट या हवाई जहाज के चारों ओर कैसे बर्ताव करता है। अच्छा, पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर भेजना है तो आपको हवा के बर्ताव को समझना ही होगा, ताकि रॉकेट स्थिर रहे और कम से कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय कर सके। तो धवन साहब की रिसर्च के बिना हमारे रॉकेट उतने सफल नहीं हो पाते। शायद उतने कुशल और भरोसेमंद नहीं। उन्होंने ही इसरो को एक रिसर्च संस्था से एक ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी में बदला जो समय पर और बजट में काम पूरा करती थी। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक ही तारीख पर हम एक ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसने समाज की जमीनी हकीकत बदली, और एक ऐसे इंसान को जिसने देश को आसमान तक पहुंचाया। बिल्कुल, और अगर आप गहराई से देखें तो दोनों के काम में एक समानता है। दोनों ने भारत को भविष्य के लिए तैयार किया। कैसे? सावित्रीबाई फूले ने ज्ञान की नींव रखकर देश की आधी आबादी को मजबूत किया, तो सतीश धवन ने विज्ञान की नींव रखकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। एक ने समाज की जड़ें मजबूत की, दूसरे ने उसे आसमान छूने के पंख दिए। सही कहा। एक तरफ फूले और धवन भारत की नींव को मजबूत कर रहे थे, लेकिन इसी दिन दुनिया के दूसरे कोने में एक और तरह की नींव रखी जा रही थी, एक ऐसी तकनीक की जो हमारी दुनिया बदलने वाली थी। एप्पल। हाँ, 3 जनवरी 1977 स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और माइक मार्कुला ने एप्पल कंप्यूटर इंक को आधिकारिक तौर पर एक कंपनी बनाया। हाँ, ये वो कानूनी कदम था जिसने एक गैराज प्रोजेक्ट को एक कॉरपोरेशन में बदल दिया। लेकिन इसका असली महत्व वो कानूनी नहीं बल्कि दार्शनिक था। दार्शनिक? तकनीक के मामले में? बिल्कुल। इसने एक विचार को सच करने का रास्ता खोला कि कंप्यूटर डरावनी, कमरे जितनी बड़ी मशीनें नहीं हैं जो सिर्फ सरकारें इस्तेमाल कर सकती हैं। वो पर्सनल हो सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं, हर किसी की मेज पर अपनी जगह बना सकते हैं। ये तो हम आज जानते हैं, लेकिन क्या 1977 में लोगों को वाकई ऐसा लगा था कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा? मुझे तो लगता है ज्यादातर लोगों को ये पागलपन लगा होगा। अच्छा सवाल है।
ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मजाक जैसा था। IBM जैसी बड़ी कंपनियों को लगता था कि दुनिया में शायद 5-6 कंप्यूटरों का बाजार है। सिर्फ 5-6? हाँ, जॉब्स और वॉज़नियाक का विजन सिर्फ मशीन बेचना नहीं था, बल्कि ये विश्वास बेचना था कि तकनीक लोगों को सशक्त बना सकती है। उन्होंने सिर्फ हार्डवेयर नहीं, एक सपना बेचा। और फिर ठीक 32 साल बाद इसी तारीख को एक और तकनीकी सपना हकीकत बना, जो शायद एप्पल के सपने से भी ज्यादा क्रांतिकारी था। 3 जनवरी 2009 एक गुमनाम व्यक्ति या समूह, जिसे हम सातोशी नाकामोतो के नाम से जानते हैं, ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक माइन किया, जेनेसिस ब्लॉक। और यहीं से क्रिप्टो करेंसी के युग की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और यहाँ तारीख बहुत मायने रखती है। ये घटना 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के ठीक बाद हुई, जब दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे और लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उड़ गया था। हाँ, वो दौर तो बहुत खराब था। ऐसे में सातोशी ने एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव रखा जिसे काम करने के लिए किसी बैंक या सरकार की जरूरत ही नहीं थी। ये एक विकेंद्रीकृत प्रणाली थी। विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, हमारा बैंकिंग सिस्टम एक राजा की तरह काम करता है, जहां सारा कंट्रोल एक जगह से होता है, जैसे रिजर्व बैंक। अच्छा। बिटकॉइन एक गांव की पंचायत की तरह है, जहां हर कोई मिलकर नियमों का पालन करता है और लेन देन का हिसाब रखता है। कोई एक अकेला मालिक नहीं होता। मतलब ये विश्वास पर नहीं, गणित पर आधारित है। बिल्कुल। यह विचार कि दो लोग दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी बिचौलिए के सुरक्षित रूप से मूल्य का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व था। यानी एप्पल ने कंप्यूटिंग को पर्सनल बनाया और बिटकॉइन ने पैसे को। एक तरह से हाँ, पैसे और भरोसे को। ली घटनाएं हुई। 1957 में हैमिल्टन वॉच कंपनी ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक घड़ी पेश की। और 1996 में मोटोरोला स्टारटैक। हाँ, दुनिया का पहला फ्लिप फोन। मुझे याद है वो फोन कितना कूल माना जाता था। वो आवाज जो फोन फ्लिप करके खुलता और बंद होता था, वो अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट था। बिल्कुल। ये सभी आविष्कार, कलाई पर बैटरी से चलने वाली घड़ी, जेब में फोल्ड हो जाने वाला फोन और इंटरनेट पर एक डिजिटल मुद्रा, इन सब में एक ही धागा है। वो क्या? जटिल तकनीक को छोटा, व्यक्तिगत और सुलभ बनाना। 3 जनवरी की तारीख बार बार हमें यही कहानी सुनाती है। ये कमाल है कि कैसे एक ही तारीख पर तकनीक दुनिया को छोटा और व्यक्तिगत बना रही थी, जबकि इतिहास के पन्नों पर भी सदियों पुराने समीकरण बदल रहे थे। सत्ता को चुनौती देने का ये विचार सिर्फ तकनीक तक ही सीमित नहीं है। नहीं है ना? कैथोलिक चर्च से आप कह सकते हैं बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। हाँ, ये प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लूथर एक साधारण पादरी थे जिन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार और ताकत पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इंसान को ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी पोप या संस्था की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसका विश्वास ही काफी है। तो ये भी एक तरह से विकेंद्रीकरण ही हुआ, धर्म का विकेंद्रीकरण। बेहतरीन कनेक्शन। बिल्कुल, ये धर्म में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा थी। इसने सदियों से चली आ रही यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था को चुनौती दी। और इसका असर सिर्फ धर्म पर नहीं पड़ा होगा? नहीं, इसका असर राजनीति, समाज और विज्ञान सब पर पड़ा। इसने लोगों को सिखाया कि स्थापित सत्ता पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन इतिहास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है ना? नहीं। जहां एक तरफ लूथर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूती दे रहे थे, वहीं सदियों बाद इसी तारीख को हमने इसका ठीक उल्टा होते हुए देखा। हाँ, 3 जनवरी 1925 बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। उसने संसद को लगभग खत्म कर दिया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। तो ये लोकतंत्र के अंत और फाशीवाद के उदय का दिन था। बिल्कुल। तो एक ही तारीख हमें दो विपरीत कहानियां सुनाती है। एक तरफ एक व्यक्ति का संस्था के खिलाफ खड़ा होना और दूसरी तरफ एक व्यक्ति का पूरी संस्था पर कब्जा कर लेना। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता एक स्थायी अवस्था नहीं है, उसे लगातार बचाना पड़ता है। सही कहा। और इसी तारीख पर वैश्विक शक्तियों का समीकरण भी बदला। 1959 में अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना। अच्छा, ये भी 3 जनवरी को हुआ था? हाँ, और 1993 में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों जॉर्ज H.W. बुश और बोरिस येल्सिन ने START II संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य खतरनाक MIRVs पर प्रतिबंध लगाना था। ये MIRVs क्या थे और ये संधि इतनी जरूरी क्यों थी? MRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, ये शीत युद्ध का सबसे डरावना हथियार था। मतलब? कल्पना कीजिए एक मिसाइल जो हवा में जाकर
दर्जनों अलग अलग परमाणु बमों में बढ़ जाती है और हर बम एक अलग शहर को निशाना बना सकता है। बाप रे। MRVs ने निश्चित पारस्परिक विनाश के विचार को और भी भयानक बना दिया था। इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाना ये दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार से एक कदम पीछे खींचने जैसा था। तो एक तरफ अलास्का का शामिल होना अमेरिका की ताकत के विस्तार का प्रतीक था, और दूसरी तरफ स्टार्ट 2 संधि उस ताकत को नियंत्रित करने की कोशिश थी। बिल्कुल। ये दोनों घटनाएं शीत युद्ध के दौर की महाशक्तियों की कहानी कहती हैं, एक विस्तार की और दूसरी नियंत्रण की। इन सब इंसानी उथल-पुथल के बीच ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड अपने ही कैलेंडर पर चल रहा था। 3 जनवरी के आसपास कुछ खास खगोलीय घटनाएं भी होती हैं। हाँ, 3 जनवरी की रात को क्वाड्रेंटेड्स उल्का बौछार अपने चरम पर होती है, मतलब मीटियोर शावर। अच्छा। ये साल की सबसे तेज और चमकदार उल्का बौछारों में से एक है। और एक और दिलचस्प बात, इसी तारीख के आसपास हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। इस बिंदु को पेरिहीलियन कहते हैं ना? हाँ, पेरिहीलियन। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। अगर हम जनवरी में सूरज के सबसे करीब होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इतनी कड़ाके की ठंड क्यों पड़ती है? गर्मी होनी चाहिए। ये एक बहुत ही आम और तार्किक सवाल है। इसका जवाब पृथ्वी की दूरी में नहीं बल्कि उसके झुकाव में छिपा है। झुकाव मतलब एक्सिस? हाँ, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं बल्कि लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जनवरी में जब हम सूर्य के करीब होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा सूर्य से दूर की ओर झुका होता है। अच्छा। इस वजह से सूर्य की किरणें सीधी न पड़कर तिरछी पड़ती हैं, जिससे गर्मी कम होती है और सर्दियां होती हैं। मौसम का कारण दूरी नहीं बल्कि किरणों का एंगल है। मतलब हम सर्दियों में सूरज से सबसे करीब होते हैं। कमाल है। और हम सिर्फ पृथ्वी से ब्रह्मांड को देख ही नहीं रहे हैं बल्कि वहां पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल। 3 जनवरी 2004 को नासा का स्पिरिट रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा था। हाँ, और ये हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है। एक तरफ हम जमीन से टूटते तारों को देखते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे ग्रहों पर अपने रोबोटिक दूत भेजते हैं। ये हमारी खोज करने की प्रवृत्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और अंत में ये दिन कुछ ऐसे लोगों के जन्मदिन का भी गवाह है जिन्होंने हमारी दुनिया को अपनी कल्पना और अपने कामों से हमेशा के लिए बदल दिया। 3 जनवरी 1892 को J.R.R. टॉल्किन का जन्म हुआ, जिन्होंने द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी अमर दुनिया रची। टॉल्किन सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे, वे एक दुनिया के निर्माता थे। उन्होंने अपनी दुनिया मिडिल अर्थ के लिए पूरा इतिहास, भूगोल और यहाँ तक कि कई भाषाएं भी बनाई। वाकई भाषाएं भी। हाँ। उनका काम आज भी फैंटेसी साहित्य का शिखर माना जाता है। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह की शख्सियत 2003 में इसी दिन ग्रेटा थनबर्ग का जन्म हुआ। एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत कम उम्र में जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की चेतना को झकझोर दिया। और रेसिंग की दुनिया में 1969 में माइकल शूमाकर, 7 बार के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन। और 1956 में अभिनेता और निर्देशक मेल गिब्सन का भी जन्मदिन है। ये सूची अपने आप में कहानी है ना? एक तरफ टॉल्किन है जो हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाकर उसकी समस्याओं से जूझना सिखाते हैं, और दूसरी तरफ ग्रेटा थनबर्ग हैं जो हमें अपनी असली दुनिया की कठोर सच्चाई का सामना करने के लिए कहती हैं। एक कल्पना का निर्माता है, दूसरा वास्तविकता का रक्षक। और शूमाकर हमें इंसानी क्षमता, गति और सटीकता की सीमाओं को चुनौती देना सिखाते हैं। ये दिखाता है कि एक ही तारीख कितनी विविध प्रतिभाओं को जन्म दे सकती है। तो 3 जनवरी ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये हमें सावित्रीबाई फूले के सामाजिक विद्रोह से लेकर बिटकॉइन की डिजिटल क्रांति तक ले गया। मार्टिन लूथर के सत्ता को चुनौती देने से लेकर मंगल ग्रह पर इंसान की पहली छाप तक। ये एक दिन नहीं बल्कि विचारों, क्रांतियों और खोज की कहानियों का एक पूरा खजाना है। और एक आखिरी दिलचस्प बात, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा। हाँ, और मुझे लगता है कि ये हमारी आज की सारी बातचीत को जोड़ने का एक शानदार तरीका है। नई चीजें सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग विचारों को समझना, ये सब हमारे दिमाग यानी मन को स्वस्थ रखता है, जो हमारे समग्र कल्याण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हमने देखा कि कैसे एक ही तारीख पर क्रांतियां शुरू होती हैं, इतिहास बदलता है और नए विचार जन्म लेते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज 2 जनवरी 2026 जो हमारे लिए सिर्फ एक और शुक्रवार है, भविष्य के इतिहासकार इसे किस घटना के लिए याद रखेंगे।